चैप्टर 14 मौर्य युग। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। लगता है वह साधारण कुल का था। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उसकी माता शूद्र जाति की मूरा नामक स्त्री थी, जो नंदों के रनवास में रहती थी। लेकिन एक पुराने बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि वे नेपाल के तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभव है कि चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश का था। अपने शासन के अंतिम दिनों में जो नंदों की कमजोरी और बदनामी बढ़ती जा रही थी, उसका फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश का तख्ता पलट कर दिया और मौर्य वंश का शासन कायम किया। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली, उनकी विस्तृत कथा मुद्रा राक्षस नामक नाटक में है, जिसकी रचना विशाखादत्त ने 9वीं सदी में की थी। आधुनिक काल में इस विषय पर कई नाटक लिखे गए। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। ये बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन ये सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। ये इलाका सिंधु नदी के पश्चिम में पड़ता था। ऐसा लगता है कि इस यूनानी वायसराय के साथ हुई लड़ाई में चंद्रगुप्त विजयी रहा। अंत में दोनों के बीच समझौता हो गया और चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसके बदले सेल्यूकस ने उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा दे दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसमें पूरे बिहार तथा उड़ीसा और बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी थे। फलतः मौर्यों का शासन केवल तमिलनाडु को तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर सारे भारतीय उपमहादेश पर छा गया। उत्तर पश्चिम में तो मौर्यों का आधिपत्य कई ऐसे भी इलाकों पर था जो ब्रिटिश साम्राज्य में भी शामिल नहीं थे। साम्राज्य का संगठन। मौर्यों ने बड़ा ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था और उसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वो मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहता था और उसने न केवल पाटलिपुत्र के अपितु सारे मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण लेख छोड़ा था। उसका ये विवरण पूरा नहीं बच पाया, परंतु उससे लिए गए उदाहरण कई पूर्ववर्ती यूनानी लेखकों की पुस्तकों में आए हैं। इन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके पुस्तक के रूप में इंडिका के नाम से प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक से मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। मेगास्थनीज के इस विवरण को कौटिल्य के अर्थशास्त्र से परिपूरित किया जा सकता है। यद्यपि अर्थशास्त्र को अंतिम रूप से मौर्य शासन के कई सदियों बाद दिया गया, फिर भी इसके कुछ खंडों में आई बातें यथार्थ है और मौर्य प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था के बारे में प्रामाणिक जानकारी देती है। इन दोनों स्रोतों के आधार पर हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन तंत्र का खाका खींच सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक स्वेच्छाकारी शासक था और सारे अधिकार अपने ही हाथ में रखे हुआ था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का आदर्श उच्च होता था। उसका कथन है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के दुख में ही राजा का दुख। परंतु हमें मालूम नहीं कि राजा ने इस आदर्श का पालन कहाँ तक किया। मेगास्थनीज के अनुसार राजा की सहायता करने के लिए एक परिषद गठित थी। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इसके सदस्य थे। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि राजा इस परिषद की सलाह मानने को बाध्य था, परंतु ऊंचे अधिकारियों का चयन इस परिषद के सदस्यों में से ही किया जाता था। साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। हर एक प्रांत एक राजकुमार के जिम्मे लगा रहता था। राजकुमार राजवंश की किसी संतान को बनाया जाता था। प्रांत भी छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त था। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी। उत्खननों से पता चलता है कि बहुत सारे बड़े बड़े नगर मौर्य काल के हैं। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला चोटी के नगर थे। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का लेखा, बाटों और मापों का नियमन और इस तरह के अन्याय कार्य करती थी। मौर्य काल के कई प्रकार के बांट बिहार में विभिन्न स्थानों में पाए गए हैं। इन सबों के अतिरिक्त केंद्रीय शासन के राज्य के 2 दर्जन से अधिक विभाग थे, जो कम से कम राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों
क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता है विशाल सेना रखना। पिलनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। एक दूसरे स्रोत में कहा गया है कि मौर्य के पास 8,000 अश्वचलित रथ थे। इन सबों के अलावा लगता है कि मौर्य के पास नौसेना भी थी। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थी। लगता है कि पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव और सवारी सेना के इन 6 अंगों में से हर एक का प्रबंध एक समिति को सौंपा गया था। मौर्य सेना नंद सेना से लगभग तिगुनी थी। राज्य क्षेत्र और आय स्रोतों में भी बहुत अधिक वृद्धि होने की बदौलत ही ऐसा हुआ होगा। इतनी विशाल सेना होने पर भारी खर्च की पूर्ति चंद्रगुप्त मौर्य कैसे कर पाता था? यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर भरोसा करें तो लगता है कि साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सारे आर्थिक कार्यकलाप पर राजकीय नियंत्रण था। राज्य ने खेतीहरों और शूद्र मजदूरों की सहायता से पड़ती जमीन तोड़कर कृषि क्षेत्र को बढ़ाया। कृषि क्षेत्र बढ़ने से राज्य को अच्छी खासी आय होने लगी, क्योंकि उस पर नए नए बसाए गए किसानों से अच्छा राजस्व आने लगा। जान पड़ता है कि किसानों से वसूले गए कर उनकी उपज के चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक होते थे। जिन किसानों को सिंचाई की सुविधा दी गई उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था। इसके अलावा आपातकाल में किसानों को अधिक उपजाने के लिए बाध्य किया जाता था। नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाए जाते थे उन पर पेशेदारों पर ही चुंगी ले ली जाती थी। खान, मद्य की बिक्री, हथियार का निर्माण आदि पर राज्य का एक अधिकार था। इन सबों से अवश्य ही राजकोष समृद्ध होता था। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने सुसंगठित प्रशासन तंत्र कायम किया और उसे ठोस वित्तीय आधार प्रदान किया। अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जिसके शासन की महत्वपूर्ण बात है यूनानी राजाओं के साथ निरंतर संबंध। उसका पुत्र अशोक मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में परम क्रूर था और अपने 99 भाइयों को कत्ल करके राजगद्दी पर बैठा था। लेकिन ये बात केवल किंवदंती पर आधारित है, इसलिए गलत भी हो सकती है। बौद्ध लेखकों ने अशोक का जो जीवन चरित्र लिखा है वो कल्पनाओं से भरा है, इसलिए उसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण नहीं किया जा सकता। अशोक के अभिलेख। हम अशोक का इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर तैयार करते हैं। अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है: दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में मिला है, जो कर्नाटक के 3 स्थान और मध्य प्रदेश के 1 स्थान में पाई गई है। अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवनाम पियदसी यानी देवों का प्यारा उसकी उपाधि के रूप में मिलता है और अशोक का नाम छोड़ दिया गया है। ये अभिलेख शिलाओं पर, पत्थर के पॉलिशदार शीर्षयुक्त स्तंभों पर, गुहाओं में और एक मामले में मिट्टी के कठोरों पर खुदे गए हैं। ये न केवल भारतीय उपमहादेश में ही अपितु अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। अब तक ये 45 स्थानों में कुल 182 पठांतरों में पाए गए हैं। इन अभिलेखों में राजा के आदेश सूचित किए गए हैं। प्राकृत में रचे ये अभिलेख साम्राज्य भर के अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि में लिखित, किंतु पश्चिमोत्तर भाग में ये खरोष्ठी और अरमाइक लिपियों में है और अफगानिस्तान में इसकी भाषा लिपि अरमाइक और यूनानी दोनों में है। अशोक के अभिलेख सामान्यतः प्राचीन राजमार्गों के किनारे स्थापित है। इनसे अशोक के जीवन वृत्त, उसकी आंतरिक और परराष्ट्रीय नीति तथा उसके राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध का प्रभाव। अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित है। राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने केवल एक युद्ध किया जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसके अपने कथन के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, कई लाख बर्बाद हुए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। ये आंकड़े अतिशयोक्तिपूर्ण है क्योंकि अशोक के अभिलेख में शत्र सहस्त्र शब्द का प्रयोग
कहावती तौर पर किया गया। जो भी हो, इससे प्रतीत होता है कि इस युद्ध में हुए भारी नरसंहार से अशोक का हृदय दहल गया। इस युद्ध के कारण ब्राह्मण पुरोहितों और बौद्ध भिक्षुओं को भी बहुत कष्ट झेलने पड़े, जिससे अशोक को गहरी व्यथा और पश्चाताप हुआ। इसलिए उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति छोड़कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में भेरी घोष के बदले धम घोष होने लगा। अपने हम अशोक के शब्दों में उसके 13वें मुख्य शिलालेख में से एक उदाहरण दे रहे हैं। राज्याभिषेक के 8 वर्षों बाद देवों के प्रियदर्शी राजा ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। युद्ध में 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोग मारे गए और उसके कई गुने नष्ट हुए। इसके बाद अब देवों का प्रिय निष्ठा पूर्वक धम्म का पालन, धम्म की कामना और धम्म का उपदेश मानने लगा। उसके बाद कलिंग विजय देवों का प्रिय पश्चाताप करने लगा, क्योंकि जब किसी देश को जीता जाता है तब वहां लोगों की हत्या, मृत्यु और पलायन होते हैं। ऐसा वध देवों के प्रिय को बड़ा दुखद और गंभीर लगा। देवों के प्रिय को इससे भी अधिक दुख इसलिए है कि वहां जो कोई रहते थे, चाहे वे ब्राह्मण, श्रमण या अन्य संप्रदाय के हो या ऐसे गृहस्थ हो जो गुरुजनों के आज्ञाकारी और अपने मित्रों, परिचियों, साथियों, संबंधियों, दासों और चाकरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं और निष्ठावान हैं, वे सभी हिंसा, हत्या और अपने प्रियजनों के विछोड़ के दुख को झेलते हैं। उस समय कलिंग को जीतने में जितने लोग मरे या बंदी हुए, अब यदि के 100वें या 1000वें भाग को भी वैसा ही भोगना पड़े तो देवों के प्रिय के लिए भारी व्यथाकारी होगा। देवों के प्रिय का धम्म विजय वही श्रेष्ठ विजय समझता है। अब अशोक ने कबायली समुदायों और सीमावर्ती राज्यों को अपना आदर्शात्मक विचारों से प्रभावित किया। कलिंग के स्वतंत्र राज्यों के प्रजाजनों से कहा गया कि वे राजा को पिता के तुल्य समझकर उनकी आज्ञाओं का पालन करें और उस पर विश्वास करें। अपने अधिकारियों को उसने निर्देश दिया कि वे उसके इस विचार का प्रचार उसकी सारी प्रजा में करें। इस प्रकार जंगल में रहने वाले जनजातियों से भी कहा गया कि वे धम्म के मार्ग पर चलें। अब अशोक ये मानने लगा कि पराये राज्यों को सैनिक विजय के उपयुक्त क्षेत्र समझना अनुचित है। वे उन्हें आदर्श विचारों से जीतने का प्रयास करने लगा। पराये देशों में भी उसने मनुष्य और पशुओं के कल्याण के लिए कदम उठाए। उन दिनों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वथा नई चीज थी। उसने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने शांति दूत भेजे। ये सभी बातें अशोक के अपने ही अभिलेखों के आधार पर कही जा सकती है। यदि बौद्ध परंपरा का विश्वास किया जाए तो अशोक ने श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे। इससे प्रतीत होता है कि प्रबुद्ध शासक के रूप में अशोक ने प्रचार के द्वारा अपने राजनीतिक प्रभाव का क्षेत्र बढ़ाया। ये सोचना गलत होगा कि कलिंग युद्ध ने अशोक को नितांत शांतिवादी बना दिया। उसने हर हालात में शांति के लिए शांति की नीति नहीं ग्रहण की, प्रयुक्त वो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने की व्यवहारिक नीति पर चला। उसने विजय के बाद कलिंग को अपने कब्जे में रखा और अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय से चली आ रही विशाल सेना को विकसित कर दिया। वो जनजातियों से बार बार कहता रहा कि वे धम्म का मार्ग धरे और साथ ही धमकी भी देता रहा कि यदि वे सामाजिक व्यवस्था और नैतिक नियम यानी धम्म का उल्लंघन करेंगे तो बुरा परिणाम होगा। अपने साम्राज्य के भीतर उसने एक तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जो राजुक कहलाते थे और इन्हें प्रजा को न केवल पुरस्कार ही बल्कि दंड देने का भी अधिकार सौंपा था। धम्म के सहारे साम्राज्य को सुदृढ़ करने की अशोक की नीति फलवती हुई। कांधार अभिलेख से मालूम होता है कि उसकी इस नीति की सफलता बहेलिये और मछुआरों पर भी हुई और उन्होंने जीव हिंसा को त्याग कर और संभवतः स्थिरवासी होकर कृषक का जीवन अपना लिया। आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के फलस्वरूप अशोक बौद्ध हो गया। परंपरा बताती है कि वो बौद्ध भिक्षु हो गया। बौद्धों को अपार धन दिया और बौद्ध धर्म स्थानों की यात्रा की। इस यात्रा का संकेत उसके अभिलेख में आए धम्म यात्रा शब्द से भी मिलता है। पारंपरिक अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन संगति आयोजित किया और धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत ही नहीं श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में भी भेजा ताकि वहां के लोग को बौद्ध धर्म में लाया जाए।
ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों में ब्राह्मी अभिलेख श्रीलंका में मिले। अशोक ने अपने घर में बड़ा उच्च आदर्श रखा। यह आदर्श था राजा का पिता के तुल्य होना। उसने अपने अधिकारियों को बार बार कहा कि राजा प्रजा को अपनी संतति समझता है और ये बात वे प्रजा को बता दे। अधिकारियों से उसने ये भी कहा कि राजा के प्रतिनिधि के नाते वे प्रजा की देखभाल किया करे। अशोक ने नारी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र बहाल किए। अपने साम्राज्य में न्याय कर्म करने के लिए उसने राजकों की भी नियुक्ति की। वो कर्म कांडों का मार्ग विशेषतः स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों या रस्मों का विरोधी था। उसने कई तरह के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी और उसकी राजधानी में तो प्राणी को मारना पूर्णतः निषिद्ध था। उसने ऐसे तरक भड़क वाले सामाजिक समारोहों पर भी रोक लगा दी जिसमें लोग रंगरेलियां मनाते थे, परंतु अशोक का धर्म संकुचित नहीं था। इसे हम संप्रदायवादी नहीं कह सकते हैं। इस धर्म का व्यापक लक्ष्य था समाज को सुव्यवस्थित बनाए रखना। इसका उपदेश था कि लोग माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का आदर करें और दासों और सेवकों के प्रति दया करें। ये उपदेश बौद्ध धर्म में भी पाए जाते हैं और ब्राह्मण धर्म में भी। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। उसने जीवों के प्रति दया और बांधवों के प्रति सद्व्यवहार की सीख दी। उसके उपदेशों का लक्ष्य परिवार संस्था और तात्कालीन सामाजिक वर्ग व्यवस्था की रक्षा करना। वो बताता था कि जो लोग भला आचरण करेंगे वे स्वर्ग जाएंगे। उसने ऐसा नहीं कहा कि वे निर्वाण प्राप्त करेंगे, जो कि बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य है। इस प्रकार अशोक के उपदेशों का उद्देश्य सहिष्णुता के आधार पर तत्कालीन समाज व्यवस्था को बनाए रखना था। ऐसा नहीं लगता है कि उसने किसी कट्टरपंथी धर्म का प्रचार किया। इतिहास में अशोक का स्थान। कहा जाता है कि अशोक की शांतिवादी नीति ने मौर्य साम्राज्य को बर्बाद कर दिया, पर यह सही नहीं है। इसके विपरीत अशोक ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। निसंदेह प्राचीन विश्व के इतिहास में वो महान धर्म प्रचारक शासक हुआ। उसने अपनी आस्था के प्रति बड़े ही उत्साह और निष्ठा से काम किया और अपने साम्राज्य के अंदर और विदेश में सफलता पाई। अशोक ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित की। उसने एक धर्म, एक भाषा और प्रायः एक लिपि के सूत्र में सारे देश को बांध दिया। उसके अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, पर देश के एकीकरण में उसने ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी सभी लिपियों का सम्मान किया। स्पष्टतः उसने यूनानी, प्राकृत और संस्कृत जैसी भाषाओं को और विविध धार्मिक संप्रदायों को समन्वित किया। उसने सहनशील धार्मिक नीति चलाई। उसने प्रजा पर बौद्ध धर्म लादने की चेष्टा नहीं की, परंतु उसने हर संप्रदाय के लिए दान दिए, भले ही वो संप्रदाय बौद्ध धर्म को न मानता हो, उस धर्म का विरोधी ही हो। धर्म प्रचार के कार्य में अशोक को अपार उत्साह था। उसने साम्राज्य के सुदूर भागों में भी अपने अधिकारियों को तैनात किया। इसके प्रशासन कार्य में लाभ हुआ और साथ ही विकसित गंगा के मैदान और पिछड़े दूरवर्ती प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। भौतिक सांस्कृतिक जो साम्राज्य के मध्यवर्ती इलाकों की विशेषता थी, कलिंग और निचले दक्कन और उत्तरी बंगाल में भी फैल गई। और सबसे बढ़कर इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रामक और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। प्राचीन भारत के इतिहास में इस तरह की नीति अपनाने का कोई आदर्श अशोक के सामने नहीं था और न इस तरह का कोई उदाहरण किसी देश में मिलता है। हाँ, मिस्र भले ही इसका अपवाद हो, जहाँ अखनातून ने ईसा पूर्व 14वीं सदी में शांतिवादी नीति को अपनाया था, लेकिन ये स्पष्ट है कि अशोक को अतीत के अपने इस मिस्री समचिंतक की जानकारी नहीं थी। कौटिल्य ने तो राजा को सलाह दी कि राजा को शक्ति द्वारा विजय पाने की चेष्टा सदा करनी चाहिए, लेकिन अशोक ने इसके ठीक उल्टी नीति अपनाई। उसने अपने उत्तराधिकारियों से आक्रमण और विजय की उस नीति को त्याग देने को कहा जिसे मगध राजा कलिंग युद्ध तक अपनाते आ रहे थे। उसने उन्हें शांति की नीति अपनाने की सलाह दी, जो नीति 2 सदियों से लगातार चले आ रहे हैं। आक्रमणात्मक युद्ध के बाद अत्यंत ही आवश्यक हो गई थी। अशोक निरंतर अपनी नीति पर दृढ़ रहा। यद्यपि उसके पास पर्याप्त साधन संपदा थी और विशाल सेना थी, फिर भी उसने कलिंग विजय के बाद कोई युद्ध नहीं किया। इस अर्थ में वो अपने समय और अपनी पीढ़ी से बहुत आगे था। फिर भी
उसके राज्यपालों और करद राजाओं पर उसकी इस नीति का अस्थायी असर नहीं पड़ा, जिन्होंने 232 ईस्वी पूर्व में उसके राज्यकाल के समाप्त होते ही अपने आप को अपने अपने क्षेत्र का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। इस प्रकार अशोक की नीति उसके पड़ोसियों की मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। जब अशोक का राज्यकाल 232 ईस्वी पूर्व में समाप्त हुआ, तब से 30 वर्षों के अंदर ही पड़ोसी राजा उसके साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर झपट पड़े। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पदों और धारणाओं का आशय स्पष्ट करें। धम, राजुक, भेरी घोष। श्रमण, धम्म घोष, धम्म महामात्र। प्रश्न नंबर 2, चंद्रगुप्त ने किस प्रकार मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। तीसरा प्रश्न, कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। चौथा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की प्रशासन पद्धति का वर्णन करें। पांचवा प्रश्न, अशोक ने बौद्ध धर्म को किस प्रकार बढ़ाया। धर्म के विषय में अशोक की धारणा क्या थी। प्रश्न नंबर 6, मौर्य काल में हुई तकनीकी प्रगति का वर्णन करें। सातवां प्रश्न, सम्राट अशोक का मूल्यांकन करें। आठवां प्रश्न, मौर्यों के इतिहास के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। हर स्रोत पर एक एक टिप्पणी लिखें। नौवां प्रश्न, भारत के बाह्यरेखिक मानचित्र पर अशोक के साम्राज्य का विस्तार दिखाएं और पाठ्य पुस्तक में उल्लिखित स्थान अंकित करें। 10वां प्रश्न, विवेचन करें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से हुए राजनीतिक परिवर्तनों का क्या प्रभाव हुआ।